अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि ये बढ़ती बारिशें और उभरते सैलाब हमारी ज़राअत को कितना मुतासिर कर रहे हैं। हमारे जो महकमे हैं आगाही देने वाले, जो इसको जांचने वाले हैं, वो काश्तकारों को इसकी आगाही दे रहे हैं। मौसम के क्या ख़दशात हैं, क्या ख़तरात हैं, इनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काश्तकारों को क्या करना चाहिए, आम आदमी को क्या करना चाहिए। इस हवाले से हमने स्टूडियोज़ में अपने माहिरीन को दावत दी है। मैं सबसे पहले आपको उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खान साहब। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसी में। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं खालिद हुसैन साहब। आप माहिर मौसमियात हैं और मेट डिपार्टमेंट जो मौसमियात का महकमा है उसमें काम करते हैं। और उनके साथ तीसरे माहिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब। आप मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं और ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से वाबस्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप ख़ुद भी इस बदलते मौसम से परेशान हैं या रिलैक्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं बारिशें? अमजद साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इंजॉय एक हद तक किया जा सकता है, और बदलते मौसम से जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी मुतासिर होती है वहाँ पे जो हमारी बाकी माहौल है वो भी मुतासिर होता है। और इसमें देखा ये जाता है कि उस मौसम में जो अनासिर हैं जिसमें दर्जा हरारत है, बारिशें हैं, नमी है, वो किस हद तक अफेक्ट कर रही है। अगर उसका असर ज़्यादा हो जाए तो वो इंसानी ज़िंदगी को। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि यहाँ जो बसने वाले, हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में अमूमन मौसम जो है वो गर्म रहता है, तो जब गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ के लोग शुमाली इलाका जात घूमने फिरने निकल जाते हैं। जो उधर गए हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी वहाँ तो बड़ी गर्मी है, और जो यहाँ हैं वो मरी का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बड़ी इस वक्त हालात जो है ना, इस वक्त जो कि जुलाई के आखिरी दिन है और अगस्त स्टार्ट होने वाला है, इस वक्त दर्जा हरारत कम है लेकिन बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, हवा में नमी ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है। उस वजह से असर दोनों चीज़ें हैं कि आपको जो है गर्मी नहीं लग रही, लेकिन हबस की वजह से आपके लिए वो एक शिद्दत मौजूद है, और उसका असर इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ जो हमारी ज़राअत है उस पर भी है, उस माहौल पर भी है, हमारे कारोबार पर भी असर हो रहे हैं। हमने देखा कि हमने नकासी आपका को तो कभी बंदोबस्त किया नहीं, बिल्कुल ऐसे, और हर तरफ सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है, खेतों में पानी खड़ा हुआ है। और अब अगर मज़ीद बारिश होती है तो मेरा ख्याल है उसे बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, ना हमारी ज़राअत में लग रहा है और ना ही जो है वो शहरों में लग रहा है। नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि एक तो लगातार एक तो ये इस वक्त जो बड़ी ज़रूरी आपने ये बड़ा अच्छा आपका सिलसिला है, और इसमें जो चीज़ बड़ी अहम है उसमें दो चीज़ें हैं जो कि हम मौसमी तब्दीलियों की बात करते हैं। एक है दर्जा हरारत जो गर्मी है, और दूसरी चीज़ है बारिश। ठीक है, इस साल मार्च के महीने में गैर मुतवक्के तौर पर जो दर्जा हरारत है वो बढ़ गया, बहुत बड़ा है, बढ़ गया। पिछले 30 साल से नहीं था। प्लेजेंट महीना होता है ना जी, नहीं आप उसको एंजॉय करते हैं उसको। उस दर्जा बढ़ने से हमारी जो गंदम की फसल है, जनूबी पंजाब की मेन फसल है रबी के मौसम में, वो अपने वक्त से 10 से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तैयार हो गई है। एवरेज 15 दिन है इस वक्त। तो जिससे क्या हुआ है कि दाना भी छोटा बना है और किसी हद तक मामूली सा पैदावार पे भी फ़र्क आया है। इससे बाकी फसलात एडवांस हुई हैं जिसमें कॉटन है, तो कॉटन अर्ली लगी है तो उसका एक बेनिफिट मिला है। लेकिन इसके साथ जब वो कॉटन लग के अब ये इस वक्त हम जुलाई में बैठे हैं, तो हम इस वक्त जुलाई में गैर मुतवक्के तौर पे बारिशें ज़्यादा हो गई हैं। तो बहुत अच्छी फसल आ रही थी, लेकिन उसका एक अभी पार्शल इम्पेक्ट हमारी क्रॉप पे आया, क्योंकि क्रॉप कॉटन इस वक्त ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज में है, कि वो कद भी कर रही है और उसके ऊपर फूल और टींडे भी लग रहे हैं। तो इस वक्त कॉटन को संभालना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये इस साउथ पंजाब की दोबारा खरीफ के अंदर एक मेन फसल है, तो लिहाजा इसके असरात बिल्कुल हैं। बारिश ज़्यादा हुई है तो ज़मीन में सक्कत होती है, सिर्फ इसमें संभालने की बात है। आपने उस पानी को, यानी अगर मैं कपास की बात करूं तो आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर उस पानी को बाहर करना, अदरवाइज़ वो जो पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं। ये कपास के अलावा भी किसी फसल को नुकसान हो रहे हैं, ये जो बारिशें शिद्दत से हो रही हैं? फिलहाल चूँकि ये मेन फसल है, और इसके अलावा जो खरीफ की फसलात हैं 3 और हैं मेजर, उसमें चावल है, क्योंकि उसकी पनीरी शिफ्ट हो रही है और शुरू में पानी चाहिए होता है, तो उसमें तो फ़ायदा हो रहा होगा। उस पर इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि वाटर लविंग क्रॉप है, पानी उसको ज़्यादा चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉटन में, बल्कि काफ़ी बचत हो गई। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरी जो क्रॉप है वो हमारी है शुगर केन, कमाद। अब कमाद के अंदर, कमाद फिर एक वाटर लविंग क्रॉप है, वो इस वक्त अपनी मीडियम स्टेज में है, तो इस वक्त भी वो पानी बर्दाश्त कर जाता है। मुझे याद है कई जगह पे हमने देखा है कि 15 से 20 दिन भी पानी खड़ा रहे तो कमाद बर्दाश्त कर जाता है। अच्छा। लेकिन कॉटन 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारा गन्ना है
और चावल है, इनको उन दोनों बेनिफिट की फसलों को, दोनों फसलों को हमें फ़ायदा हो रहा है इन बारिशों से। और कपास थोड़ा सा मुतासर होने का डर है, अगर पानी ना खड़ा होने दें तो फिर ऐसे खदशे वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। 24 घंटे के अंदर हम अगर निकाल देते हैं पानी को, मुख्तलिफ जगहों पे खाली जगह है या कोई एक मखसूस पानी अगर पोर्शन नहीं बना खड़ा होता लेते तो हैं। पानी की कमी भी पूरी हो रही है और नाइट्रोजन की कमी भी जी किसी के हद तक जरिए से बिल्कुल पूरी हो ऐसे रही है। बिल्कुल तो ठीक फ़ायदा हो है। रहा जबकि है। मक्की जो चौथी हमारी खरीफ क्रॉप है तो वो अभी उसकी सोएंगे भी स्टार्ट होनी है, तो उस पर सच कोई इम्पैक्ट नहीं है। कॉटन मेजर क्रॉप है जिसको हमने लेकिन देखने को एक मिला है। एलिमेंट है इन बारिशों से, खदशा है कि बड़े पैमाने पर सैलाब आ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे जो काश्तकार हैं वो बेड के इलाकों में, पॉन्ड एरिया में होते हैं, और वहाँ अगर सैलाब आता है, वो अमूमन सैलाब 2-4 साल ना आए तो फिर वो कपास वहाँ काश्त करना शुरू जी कर बिल्कुल देते ऐसे ही। आज से और एक दिन उसका कल खतरा जो है है। ना हमारी वो एडवाइजरी भी आ गई है हाई या। फ्लड की जो या। प्रोडिक्शन है वो दरिया शनाब में, तो ये बिल्कुल है। ये इसके साथ चूँकि लिंक्ड होते हैं और ये सिलसिला अपर से शुरू होते हैं लोअर की तरफ आते हैं, तो यही बारिशें बेसिकली पानी दरियाओं में शामिल दरियाओं में होकर फिर शामिल हमारा होता जो है ना ये फ्लड खालिद साहब से पूछते हैं, खालिद साहब को बारिशें सुना है इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं, आपके पास वो फिगर होंगी, ये मुल्तान का ज़रा हमें बताएं कि बारिशें कितनी ज़्यादा हुई जुलाई के महीने में, मामूल में आम सालों में कितने मिलीमीटर बारिश होती है और इस दफ़ा कितनी हुई है? सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। तो बारिशों के हवाले से ऐसा है कि हमारे यहाँ जो मुल्तान और इसके सराउंडिंग में जो रेनफॉल या बारिश है सालाना बेसिस पे जो नॉर्मल रिकॉर्ड के तहत है वो 49 मिलीमीटर तक के रिकॉर्ड हुई है, एवरेज जो है जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में जो और इस रिपोर्टेड दफ़ा होती है। इस दफ़ा जो अब तक जो हो चुकी है आज के दिन तक वो 181.8 मिलीमीटर तक हो चुकी है, बहुत बारिश जो कि परसेंटेज के हिसाब से 270% ज़्यादा हुई है। जो पहले जो नॉर्मल जो रूटीन मैटर के तहत होती है उसमें उसके मुताबिक इस बार 270% ज़्यादा 70% जो है वो ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो बड़ी बारिश हो गई है। अभी तो बारिश होनी है, अभी तो मानसून का सीज़न जो है वो आधा भी नहीं गुजरा। मानसून तो हाँ मानसून जो है वो 3 महीने तक प्रिवेल करता है, जुलाई अगस्त और सितंबर। जो फोरकास्ट है वो यही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून का आधा जो पीरियड है वो वेट रहेगा, जिसमें रेनी सीज़न होगा, बारिशों का चांस रहेगा। ठीक है। अभी करंट जो स्पेल है ये 31 जुलाई तक का है, 30-31 को भी बारिशों का इम्कान है। अच्छा। उसके बाद यकम को फिर दोबारा अगस्त के लिए जो फोरकास्ट है वो इशू करेंगे पेश। ये बताइएगा कि ये आप बारिश को मापते कैसे हैं, क्या तरीकाकार मेट डिपार्टमेंट के पास? मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैं, या हमने सुना है बस ऐसे प्याली रख देते हैं उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको नाप देते हैं, क्या तरीकाकार क्या है? प्याली तो नहीं कह सकते उसको, हमारे जो महकमा है उसके हिसाब से इसमें आले का नाम होता है रेन गेज, इंग्लिश में इसको कह देते हैं रेन गेज। रेन गेज जो है इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें साथ की, तो एक सिलेंडर टाइप बादल नुमा होता है। ठीक है। और इसको कुछ हिस्सा इसका ज़मीन में व्यवस्था करते हैं, उसको दबाया होता है, कुछ हिस्सा बाहर होता है, उसके अंदर फिर एक बोतल रखी जाती है। ठीक है। उसके ऊपर एक फनल रखे होते हैं कीप। ठीक है। उसका डायमीटर होता है 5 इंच तक का। अच्छा, 5 इंच चौड़ाई होती है, 5 इंच जिसमें उस वो बारिश जो है गिरती है। 5 इंच उसकी डायमीटर होता है, चौड़ाई होती है। उसके हिसाब से फिर एक मेजरिंग गिलास होता है, सिलेंडर जो अक्सर आपने देखा होगा केमिकल लेबॉर्ट्रियों के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस तरह का एक सिलेंडर होता है जिस पर स्केलिंग की गई होती है, मिलीमीटर में भी होती पता है। लग जाता है इतनी बारिश। अब जब बारिश होती है तो हर घंटे के बाद हम उसकी पैमाइश करते हैं। अब जिस बंदे की ड्यूटी होती है वो जाके वहाँ से उस बारिश को कलेक्ट करता है, उस बोतल को निकालता है, फिर उस सिलेंडर के अंदर डालता है। उस स्केल के हिसाब से जितना उसका लेवल बनता है उसको फिर कह देते हैं कि इस स्केल के मुताबिक इतने मिलीमीटर बारिश हो गई है। ये है तरीक़ाकार मैनुअली जो हम करते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक भी हैं जो कि वैसे लगे हुए हैं। आगे जहाँ ऑब्जर्वेटरी होती है हमारी जो रसदगाह जिसको कहते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए होते हैं, उसका डिस्प्ले या कंप्यूटर जो ऑफिस में होता है वो जैसे ही बारिश होती रहती है तो आवरली बेसिस पे उसके रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड आ जाता है। तो आपने मैच करके देखा है वो एक जैसा होता है या फ़र्क होता है? उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। क्या बेहतर तरीका मैनुअल बेहतर रहता है या वो बेहतर रहता है? मैनुअल और दोनों की अपनी अलग अहमियत है, अलग अलग। क्योंकि ऑटोमेटिक है, जब वो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा या काम करना छोड़ देगा फिर मैनुअली तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए फिर दोनों को साथ साथ चलाते हैं। और ये जो हवा की रफ्तार है जी, इसको आप कैसे मापते हैं? हवा की रफ्तार के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं ना उसको हम कह देते हैं अपनी ज़बान में एनेमोमीटर। ठीक है। जिसको उर्दू में कह देंगे बाद पैमा। ठीक है। ठीक है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का एक हिस्सा होता है बाहर जो ओपन एयर में लगा होता है, वो ग्राउंड से 30 फीट की बुलंदी पर होता है। ठीक है। हमने जो हवा की स्पीड या रफ्तार या डायरेक्शन समझ देनी होती है वो
उसके लिए वो आला 23 फुट की बुलंदी पर बुलंदी लगाते भी हैं। होता है, ठीक है। और उसमें उसके 2 पार्ट होते हैं जो हम बाहर लगाते हैं। एक होता है हमारा विंड वैन ठीक है, और एक होता है उसका मीटर लगा हुआ है, इनेमोमीटर जिसको कहते हैं। एक पे विंड वैन जो होता है या विंड कप्स भी कहते हैं उनको, वो मूव करते हैं, वो मीटर के साथ अटैच होते हैं। जितना स्पीड से वो मूव एक करेगा, छोटा सा पंखा लगा हुआ जी है, हाँ, ऐसे समझ बिल्कुल। ना, वो वो- उसको मूव करता होगा, नीचे बिल्कुल। मीटर से गेज आ जाती होगी कि जी ये बिल्कुल। उसका आगे जो डायलिंग होती है जिस पे मीटर शो होता है, जिसके उस वो आगे हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे उस कमरे में लगा होता है। ठीक है, उसमें एक हिस्सा उसका होता है जिससे वो उसकी समत शो करता है डायरेक्शन की, और एक हिस्सा जो है उसकी स्पीड की शो करता रहता है। ठीक है। और ये हम फरमाइश करते हैं ये भी nautical माइल में। मैनुअल हो गया, ये मैनुअल हो गया। इसका भी कंप्यूटराइज्ड तरीका है। कंप्यूटराइज भी है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों को कंपेयर भी करते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। और नमी का तनासब कैसे नोट करते हैं? नमी का तनासब ये हम कैलकुलेशन करते होते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? टेबुलेशन होती है। हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। अच्छा। थर्मामीटर एक होता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर, एक होता है वेट बल्ब थर्मामीटर। ड्राई बल्ब जो है उसके बल्ब के साथ हम कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाते जो पानी के साथ अटैच हो, जिसको वो वेट रखे। अच्छा, एक हिस्से को, एक थर्मामीटर को कपड़ा लगा के मसलिन होता है उसको लगाते हैं, और उसके साथ एक बोतल होती है छोटी जिसमें पानी होता है, वो उसमें लगा के रखते हैं ताकि वो वेट रहे। अब दोनों का टेम्परेचर जो, एक बात ध्यान में रखना है, हम टेम्परेचर धूप की शिद्दत नहीं या सर्दी की शिद्दत नहीं, हम एयर का टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये दोनों थर्मामीटर लगे होते हैं उसको हम कहते हैं स्टीवन स्क्रीन। उसका नाम होता है स्टीवन स्क्रीन। वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। तो वो जो डब्बा सा होता है वो दोनों थर्मामीटर उसके अंदर होता है। वो स्लाटेड होता है जिससे हवा क्रॉस करती रहती है, क्योंकि हमने हवा का ही टेम्परेचर मापना होता है, इसलिए हवा उससे गुजर सकती है। अब उन दोनों टेम्परेचर को नोट करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन होती है, टेबुलेशन होती है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है ड्राई बल्ब को भी, इनका फ़र्क लेकर फिर इससे हम निकालते हैं RH भी निकालते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट। एक छोटा सा वक्फा ले लें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों जी डॉक्टर साहब, ये दिलचस्प है, आम आदमी भी जानना चाहता है कि ये कैसे मापते हैं, तो इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम मौसम पे बात कर रहे हैं और ये मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या असर डाल रही हैं इस पे बात कर रहे हैं। और हमारे पास माहिर मौसमियात खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछ रहे थे कि खालिद साहब, वो ये आलात जो है मैनुअली आपने यूज़ कर लिए, ये बताइएगा कि ये दुनिया भर में ऐसे ही यही तरीका कार अख्तियार किया जाता है या वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम वहीं खड़े हुए हैं? अगर इस हवाले से देखें डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो हमसे कहीं आगे हैं। अच्छा, हम अभी मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ठीक है। अब हम ऑटोमेटिक सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैनुअल भी। वो इनको ऐसा समझे कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे ही हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि अब हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम जो है उसको हम सही। अभी ये खालिद साहब, हमारे यहाँ महकमा मौसमियात की क्रेडिबिलिटी का भी मसला है। आप कहते हैं बारिश होने वाली है तो हम कहते हैं भाई बेफिक्र हैं, आज बारिश नहीं होगी। और जिस दिन आप कहते हैं बारिश नहीं होगी, पता लगता है कि बारिश हो गई है। तो ये इशू है, पता नहीं इसको कैसे हल किया जाएगा और कैसे शायद इक्विपमेंट बेहतर हों तो फिर ठीक होगा, ये कैसे मामला ठीक होगा, क्रेडिबिलिटी का इशू। इस क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ये इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, अगर आप देखें अभी यही जो स्पेल चल रहा है इसको, या इस मानसून के सीज़न के हवाले से स्टार्ट से ही देखें, जो फोरकास्ट सीजनल फोरकास्ट इशू हुई थी वो शुरू में होती है जुलाई के फर्स्ट वीक में। मानसून के पीरियड की 3 महीने का पीरियड होता है इसकी फोरकास्ट इशू। उसमें कह दिया गया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द मानसून जो है उसमें ये सीज़न वेट रहेगा, यानी बारिशों का ही सिलसिला रहेगा। उसके बाद सेकंड हाफ जो है उसमें हॉट एंड ह्यूमिड के चांसेस हैं। उसके बाद इससे हट के फिर हम इशू करते हैं मंथली बेसिस पे, हर मंथ की फोरकास्ट होती है। उसके हट के फिर आती है वीकली बेसिस पे आते हैं, प्रेस रिलीज जारी होती है। एक स्पेल जब आ रहा होता है उससे 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि फलां डेट से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और फलां एरियाज़ को इफेक्ट करेगा और फलां एरियाज़ को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा खालिद साहब, ये बताएंगे, ये अब ये सारा कुछ मौसमियात के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन हर बंदे के मोबाइल पर दस्तियाब है और दुनिया के चपे चपे की इन्फॉर्मेशन दस्तियाब है।
तो ये कैसे मापते हैं कि जी मैं अगर किसी बस्ती में बैठा हूँ तो उस बस्ती का भी फोरकास्ट मुझे दे रहे होते हैं कि जी ये, और बल्कि पूरे महीने का मैं फोरकास्ट निकालना चाहूँ, जिस वक्त निकालना चाहूँ निकल आता है। तो आप क्योंकि इस शोबे से वाबस्ते हैं, तो ये कैसे सारा कलेक्ट हो रहा होता है पूरी दुनिया का? ये जो आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं, पहली बात ये है कि डिफरेंट ममालिक जो हैं, मुख्तलिफ ममालिक, उनकी अपनी जो फोरकास्ट वेबसाइट्स हैं, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उससे आपको फोरकास्ट मिल जाती है किसी भी बहुत सारी साइट्स हैं जो इस पे काम करती हैं। और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो है वो वैसे इतना ज़्यादा अथेंटिक नहीं होती। इनके जो अगर फोरकास्ट अगर हम चेक करें मोबाइल पे तो वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। अगर आज आपने एक चेक किया तो उसमें उसने कहा कि सुबह के टाइम पे बारिश होगी, इस वक्त शाम में सुबह बारिश होगी, तो जब कल आप उसको अपडेट करेंगे तो फिर वो शाम को कहेगा कि शाम को बारिश होगी। ये चेंज होती रहती है। जो फोरकास्ट ये इशू की जाती है तो इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर इस्तेमाल करके या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर उसको फिर हम इशू करते हैं। इनको हम कह देते हैं कंप्यूटर मॉडल्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ डेटा उसमें फीड किया जाता है। हमारा GFS मॉडल सैटेलाइट से ले रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? देखिए एक टेम्परेचर हमें ये अक्सर सुनने को मिलता है कि जी टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री है बट फील लाइक्स 45। ये फील लाइक्स क्या होता है? ये होता है, इसको हम कहते हैं हीट इंडेक्स। टेम्परेचर होता कम है लेकिन उसकी जो हिद्दत है इसको कैसे मापते हैं? इसको भी टैबलेशन होती है। अच्छा, कैलकुलेशन होती है। इसके लिए अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि या कोई लोग आपको इतला देते हैं भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ये 38 आप गलत बता रहे हैं, 45 बताएं तो फील लाइक 45 हो गया। नहीं, वो टेम्परेचर उसको हम नहीं कहते, उसको कह देते हैं। चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं खालिद साहब। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी सारा क्लाइमेटिक चेंजेस पे काम किया है। पहले तो ये बताइएगा कि ये क्लाइमेटिक चेंज है क्या, आम आदमी के समझने के लिए, कि हम ये दर्जा हरारत का फ़र्क ये क्लाइमेटिक चेंज है या कोई ब्रॉडर इसकी तारीफ़ है, वजाहत है क्या क्लाइमेटिक चेंज? जी थैंक यू। क्लाइमेट चेंज बेसिकली हम चेंज की बात करते हैं। जब हम वेदर और क्लाइमेट को कंपेयर करते हैं, वेदर होता है कि मौजूदा जो सूरत हाल है मौसम की वो आपका वेदर कहलाता है। लेकिन जब हम उसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं कि 2 वीक्स 3 वीक्स 1 मंथ 2 मंथ या इवन ईयरली बेसिस पे, तो वो चेंज के अंदर आता है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो मॉनिटर की जाती है वो हिस्टोरिक 30 ईयर डेटा का एवरेज के साथ देखा जाता है कि करंट क्या सूरत हाल है। और जिस तरह डॉक्टर खालिद साहब बता रहे थे कि क्लाइमेटिक मॉडल्स के थ्रू फोरकास्ट जो की जाती है उसका जो आउटकम आता है उसमें डिफरेंस देख के बताया जाता है कि आगे आने वाले वक्त में जो है दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो चेंज कहलाता है। ये जो 10 साल का डाटा है अगर उसको हम कलेक्ट कर लें और एक्यूमुलेटिव इकट्ठा करके बात करें तो वो क्लाइमेट हो जाएगा जी, ऐसी ना जी। अगर वो करंट हम बात करेंगे तो वो मौसम हो जाएगा और वो क्लाइमेट हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी या सीजनल वेरिएबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर हम सीजन्स की बात करें कि खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में लास्ट ईयर क्या सूरत हाल थी और अब मौजूदा क्या सूरत हाल है, तो ये जो तब्दीली है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे तमाम शोबा हाजात को, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो कॉमन लिविंग है, लेवलीहुड है, उन तमाम को जो इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें क्लियर कट इंडिकेटर मौजूद हैं कि इस साल जिस तरह हीट वेव्स हमारे मुल्क में वकूअ पज़ीर हुई हैं, आप देख लें कि जिस तरह उसकी वजह से चोलिस्तान में इफ़ेक्ट हुआ है, पूरा जनूबी पंजाब इफ़ेक्ट हुआ है। एक जो है हीट वेव आपके मार्च में आई, फिर अप्रैल में, फिर मई के अंदर कंसेक्टिव जो हीट वेव्स आई हैं। अब आप देखें दो मुख्तलिफ पहलू हैं, मार्च अप्रैल मई के अंदर क्या सूरत हाल है और उसके बाद जून के अंदर अर्ली मानसून शुरू हो गया, ठीक है, और जुलाई में अभी खालिद साहब बता रहे थे कि कितनी अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है। तो बेसिकली ये मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा है। और इसमें पाकिस्तान जिस तरह कि हम जानते हैं कि दुनिया में 7वें बड़े नंबर पे आता है कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला मुल्क हम है। क्यों मुतासर हो रहे हैं? इस मौसमियाती तब्दीली हमारे यहाँ क्यों आ रही है? हम 7वें मुल्क हो गए कि यहाँ बड़ी तब्दीली आएगी जी, मौसम बदलेगा, तो हम क्यों मुतासर? इसकी वजूहात क्या है? जी, उसमें सबसे बड़ी वजूहात में अगर हम देखें तो उसमें एक तो बिहेवियरल चेंज की बात भी है। जिस तरह कि हम कंपेयर करते हैं जो डेवलप नेशंस हैं उनके लोगों में किस किस्म की आगाही है, अवेयरनेस है और हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये बेसिकली जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ अब से नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देखें कि ज़्यादातर एशिया के अंदर हुआ है। एशिया में लेके हमारे पड़ोसी ममालिक चाइना है, इंडिया है या और हमारे पास तो कोई नाम की इंडस्ट्री नहीं लगी और ख़ास तौर पे जिस खत्ते में हम रह रहे हैं यहाँ तो कोई सनत का दूर दूर तक तस्वीर नहीं है। बिल्कुल सर। जब क्लाइमेट की हम बात करते हैं, क्लाइमेट जो है वो मुश्तरका है,
ठीक है। वो सिर्फ हमारे यहाँ बॉर्डर पे हम कोई बाउंड्रीज खड़ी नहीं कर सकते। अगर वो इन्फ्लुएंस होता है इवन के एशिया पूरा मुतासिर हो रहा है या साउथ एशिया पूरा जी, मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एशिया, साउथ एशिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इवन के अब अगर हम क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो अफ्रीका से ज़्यादा हमारा ममालिक जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्री कटिंग्स है, और उस तरीके से जिस तरह के ओवरऑल जो चेंजेस आ रही हैं ये इंसान की कोई हरकतों की वजह से सारा कुछ हुआ है या कुदरती है, ये मैं जानना चाह रहा था। जी, उसमें डेफिनेटली एक कुदरत का निज़ाम है। उस कुदरत के निज़ाम को जैसे हम मुतासिर करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हमें बाउंस बैक करता है। तो उसके नतीजे में जब वो ओवरऑल बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है वो 1 या 2 साल के अंदर वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। ये आपको कंपेयर करना पड़ता है पिछले 50 साल या पूरी सदी का कंपैरिजन करें तो तब हमें पता लगता है। बेसिकली एक जो ओवरऑल कुदरती निज़ाम है उसको जैसे जैसे मुतासिर करते चले जाते हैं तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन फिर यकदम वो आप कहें कि बस्ट होती हैं। उसके नतीजे में ये जो सूरत हाल बनती है वो हमारे सामने अब ये सिचुएशन वही बस्ट वाली है या अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? इसमें देखें जी, मेरे ख्याल से अब 2 बड़े क्लाइमेट एक्सट्रीम वकूफ़ पज़ीर हो चुके हैं। ठीक है। मई में हीट वेव्स के जो हुए हैं, और अब अबव नॉर्मल मानसून जो है वो पूरे पाकिस्तान में ही है। नॉट ओनली पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया ममालिक के अंदर भी मानसून अबव नॉर्मल जो है वो चल रहा है। तो अब जिस सूरत हाल से अगर ये चलता रहा तो आप देखें कि हमें इस पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक तो हम अजीब मुल्क हैं, पानी नहीं था तो हम पानी का रोना रो रहे थे और कह रहे थे कि जी बड़ी मुश्किलात हैं जी, पानी नहीं है, फसलों के लिए पानी नहीं है, डीजल बड़ा महंगा है, कैसे मामला ठीक होंगे। और अब पानी है तो फिर ये रोना रो रहे हैं कि जी पानी इतना हो गया जी, अब कैसे इसे संभालें। अच्छा, एक ये पहलू है। दूसरा ये है कि ये क्लाइमेटिक चेंज जो है, अब ये तो इसका ये जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि अब ये हर साल ऐसे ही मौसम रहेगा या कम से कम फ्लक्चुएशन ऐसी रहेगी। महकमा ज़राअत इसके लिए तैयार है? जी, महकमा ज़राअत बिल्कुल तैयार है। और इसमें पहले तो मैं एक बात बता दूँ, आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि होता क्यों है। ये हमारी जो पाकिस्तान या एशिया में जो पोजीशन है ना, जियोग्राफिकल पोजीशन, वो ऐसी है कि ये वर्नेबल प्लेस है, ये हसास जगह है। दूसरी बात बड़ी ज़रूरी, दूसरी वजह क्या है वो मैं बताने लगा हूँ। दूसरी वजह ये है कि हम डिपेंड किस पे करते हैं। हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड, हम डिपेंड कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज पर। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक क्लाइमेट से है। ठीक है। जिसकी और क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है इस एरिया में। ये इसकी पोजीशन ऐसी है हमारी, जिसकी वजह से, क्योंकि जो एरियाज़ हैं उसमें प्लेन एरिया हो गया, हिली एरियाज़ हो गया, तो ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से इसका इम्पेक्ट इन्वायरमेंट पर है। और इन्वायरमेंट का जो ताल्लुक है वो ज़राअत और पानी के वसाइल के साथ है, और ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एशिया के अंदर मोस्टली जो लोग हैं, चूँकि वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन है और ये बहुत सालों से आ रहा है सिलसिला, इस वजह से हम इसको ये काउंट करते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसका डायरेक्ट लिंक्ड है पानी के वसाइल के साथ, जो रिसोर्सेज है उसको हमने बचाना है, और नंबर 2 ज़राअत के साथ है, क्योंकि ज़राअत पानी के वसाइल के साथ चलती हैं। और ये दोनों कंपोनेंट जो है क्लाइमेट का एक अहम पार्ट है, या इस हमारी जो इन्वायरमेंट है उसका मेन पार्ट है। आपने जो बात की कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अर्सा पहले से ही अपने मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, जो टीम्स हैं, उसके ज़रिए फार्मर्स के अंदर इस चीज़ को ये सेंसिटाइज़ कर रहा है कि आप पानी के वसाइल को, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि पानी के जो हमारे पास दस्तियाब वसाइल है उनका जो इस्तेमाल है वो मुनसिफाना करें। मसलन ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, पानी जहाँ ज़रूरत है हमारे पास, जैसे पानी का हम एक सिंपल रिसोर्स की बात करते हैं, ये एक इनपुट है जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है। इसका जो जुडिशियस यूज़ है, मुनसिफाना इस्तेमाल है, वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारे पास रवायती तौर पे इस वक्त जो इरीगेशन का सिस्टम है ये फ्लड इरीगेशन सिस्टम है। दुनिया में बहुत कम फ्लड इरीगेशन है। अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है जो इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब है, और तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई खर्चा नहीं है गवर्नमेंट। फ्लड इरीगेशन है भी इसी वजह से ना, और चूँकि अगर इसके पैसे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है आप एहतियात से बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये हम जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है फार्मर में, लेज़र लैंड लेवलर है, कि ज़मीन अगर हमवार होगी, उसका जो इस्तेमाल था आज से 10 साल पहले शुरू हुआ, तो चाहिए रहे थोड़ा एरिया आप छोटे प्लॉट्स में। छोटा सा वक्फा ले लें जी बिल्कुल, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम मौसमियाती तब्दीलियों पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक तो हो गया ना कि जी हमने पानी का इस्तेमाल जो है वो इस तरह करना है कि उसको एफिशिएंट बनाना है। पानी कम है तो उसका इस्तेमाल इसी तरह हो, ज़्यादा है तो फिर उसी के मुनासिब से। जी बिल्कुल। मुनासिब इसके से साथ एक इस्तेमाल। और चीज़ है कि जैसे कॉटन है, हमारी कपास है, तो इसके अंदर जो वैरायटीज़ का किरदार है कि यानी अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है या खुश्की हो जाती है, मतलब पानी रेनफॉल तो एक कंपोनेंट है, अगर बारिश नहीं होती खुश्की, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है कि ऐसी हीट वेव आ जाती है। हीट वेव्स आ जाती हैं, तो ऐसी वैरायटीज़ आ जाए जो इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। ख़ास तौर पे कपास जैसी हसास क्रॉप के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वैरायटीज़ का, और इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो मुख्तलिफ जो हमारे तहकीकी इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ऐसी वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए जो क्लाइमेट का मुकाबला कर सके। दूसरी बात ये है, कुछ अर्सा तक अभी हमारे पास इवन कि पंजाब, साउथ पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड के, GCF FAO का एक प्रोजेक्ट है जो क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर के ऊपर है। कल तक हम बात करते रहे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब रेजिलियंस यानी आपने उसका मुकाबला करना है और फार्मर को तैयार करना है कि आपने क्लाइमेट का मुकाबला करना है। किस तरीके से मुकाबला करना है, ये तो ऐसा होगी ना किताबी बातें। नहीं ये है। अब किसान को इसके लिए किस तरह तैयार जी करना इसके लिए हम जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये किताबी बातें ज़रूर है। मेन हर्डल कहाँ पे है, वो है हर्डल अडाप्टेशन में। क्लाइमेट के लिए किताबी बातें बिल्कुल ठीक है, हम बता भी सकते हैं, शो भी करा देते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन। अडाप्टेशन करनी है फार्मर ने। फार्मर के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें लेके, मतलब मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसी वैरायटीज़ लगानी चाहिए जिससे शेडिंग ना हो कॉटन के अंदर। ठीक है। तो ये एक मैसेज है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने फार्मर को दे रहा है। तो फार्मर को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि आपने वो वैरायटीज़ यूज़ करनी है जो हीट वेव्स का मुकाबला कर सके। तो ये एक तरह की हमारा मैसेज है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो वैरायटी भी दस्तयाब हो ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी जितनी मिकदार चाहिए वो भी दस्तयाब हो और अर्जा निर्खों पर हो, और ये भी यकीन हो कि जो लेके जा रहे हैं ये वही वैरायटी है। जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल इस पे भी सारा काम होना चाहिए और ये ज़रूरी है। ठीक और है। इस ज़रा खालिद साहब को मज़ीद इस पे बात करते हैं, खालिद साहब को ऐड कर लेंगे। खालिद साहब, ये बताइएगा कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस पे अभी हमें डॉक्टर साहब तो बड़ा डरा रहे थे कि भाई सूरत हाल ख़राब है, और आप भी अंदाज़ा कर रहे होंगे कि भाई अभी आपने बताया 270% जो है वो बारिशें ज़्यादा हो गई है 1 महीने में, तो ये ख़तरा तो मंडला रहा है। ठीक है, फ्लड का भी ख़तरा अब ज़्यादा रहेगा, हीट वेव का भी ख़तरा ज़्यादा रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेट के हवाले से मशीनरी लाए और लेटेस्ट जो है मशीनरी मौजूद हो आपके पास, और फिर ये आगाही भी जो है फौरी तौर पर शहरियों तक पहुंचती रहे, ख़ास तौर पर काश्तकारों तक। तो इस हवाले से मेट डिपार्टमेंट भी कोई काम हो रहा है, कोशिश हो रही है कि कोई बेहतर इक्विपमेंट लाए जाएँ और अच्छी आगाही फराहम। मेट डिपार्टमेंट में भी इस हवाले से जो है ना इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो जदीद से जदीद जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ठीक है। इस वक्त ये सुना था कि यहाँ हमारे इस खिते में कोई रडार भी नस्ब किया जा रहा था मौसम के हवाले से। पिछले बजट में बड़े बड़े पैसे रखे गए थे इसके। बिल्कुल। अब जहाँ तक रडार की बात है ना, ये थोड़ा इसमें इश्यूज़ रहे हैं ज़मीन के हसूल के लिए। अब वो मामला हल हो गया। अब रडार का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इधर हमने रडार मुल्तान में इंस्टॉल करना है। अच्छा, तो उस रडार उससे क्या होगा? वो रडार के हवाले से एक तो यह है कि हम रडार जो हमें करंट सिचुएशन के हवाले से, रेन की इंटेंसिटी के, रेन बारिश कहाँ पे होगी और कितनी हो सकती है, इसके हवाले से वो डाटा एक्यूरेट देगा, एक्यूरेट डाटा दे रहा होगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके साथ एक और रडार है, विंड प्रोफाइलर है उसका नाम है। वो मुख्तलिफ लेवल पे हमें विंड की स्पीड यानी हवा की स्पीड और डायरेक्शन देगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा हवा का कम दबाव जो है उसकी इंटेंसिफिकेशन कितनी है, जिससे फिर अंदाज़ा होगा कि हमारे एरिया में बारिश कितनी हो सकती है, कहाँ। ये फोरकास्ट के तौर पे काम आ सकती है। और दूसरा जो रडार है जिसको हम डॉपलर रडार कहें रेन के लिए, वो हमें रेन की क्वांटिटी जो है ना वो बताएगा कि फलां एरिया में कितनी रेन हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। ये आप सिविल एविएशन को भी आप ही डाटा प्रोवाइड करते हैं? सिविल एविएशन को भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी ना स्ट्रेटेजी। वो तो आवरली बेसिस पे, हाफ आवरली बेसिस पे, ऑन डिमांड भी होते हैं जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त। अच्छा, दुनिया भर में ऐसा होता है कि ये मेट डिपार्टमेंट जो है वो आम शहरियों को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे होते हैं। आप घर से निकल रहे हैं तो छतरी लेकर निकले हैं जी, आधे घंटे बाद बारिश होने वाली है। इस हद तक जो है वो FM के ज़रिए, TVs के ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अभी आपका जो नेटवर्क है वो मेरा ख्याल है कुछ डिपार्टमेंट तक महदूद है, बाकी तक फैलना चाहिए। आप महसूस करते हैं ज़रूरत इसकी है? ज़रूर, क्यों नहीं, है ना, इसको फैलना चाहिए। क्या आप अभी आगाही कैसे फराहम करते हैं? एक तो प्रेस रिलीज आपने जारी कर दी है, एक हमारी प्रेस रिलीज जारी होती है, दूसरा मीडिया पे जो
खबर आती है, वो तीसरा एक हमारा जो मैसेजेस व्हाट्सएप होता है उस पर लोग जो है मैसेज करके, या उस व्हाट्सएप पे भी हम लोग मुख्तलिफ लोगों को ऐड किया होता है, उस पर व्हाट्सएप पे अपनी प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ लोग फ़ोन कॉल जो है उस पर भी रब्ता करके पूछ लेते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल है जो रडार नस्ब होगा ये शायद पूरे मुल्क का डाटा फ्राहम करेगा, ऐसे नहीं, पूरे मुल्क का नहीं। इसके लिए एक लिमिट होती है। अच्छा। मुख्तलिफ इस सर्कल के अंदर ना मैक्सिमम 200 से 400 किलोमीटर की रेंज होती है, उसके अंदर जो एरिया आएगा उसको ये मेरे ख्याल है चौड़ाई तो फिर सारी कवर हो जाएगी, हमारी मुल्क की चौड़ाई तो तकरीबन कवर हो जाएगी। अब इस वक्त जो हमारे जो है ना रडार एक लाहौर में है, सियालकोट में है, रहीम यार खान में भी है, DI खान में भी है, अच्छा, कराची में भी है। कराची में एक नया रडार इंस्टॉल किया है जापान की तरफ से, जो है ना वो जायका तंजीम है, ये कंपनी अच्छा, है, जायका की तरफ जायका से डोनेशन एग्रीमेंट होता है जायका के साथ। इधर भी जायका ने ही इंस्टॉल करना है। अच्छा, चलें फिर तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा जायका अगर दे रही है तो। डॉक्टर साहब ये अभी हम बात कर रहे हैं कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस की, और फिर जाहिर है इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की बात है, तो आप ये दुनिया भर में कोई मॉडल तो होगा ना कि किस तरह आप ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं ताकि सारे शहरियों तक पहुंच जाए। इसमें क्या अडॉप्ट क्या तरीकाकार किया जाता है? कुछ चैनल्स जो है वो हमें जैसे इस खदशात का सामना है, तो क्या मौसम के हवाले से सरकारी सतह पर कोई चैनल होना चाहिए, कोई ख़ास तौर पे रेडियो इस मकसद के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप क्या सजेस्ट क्या करते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के डेवलप्ड नेशन में US हो गया, यूरोप हो गया, उनके यहाँ ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स अवेलेबल हैं। इवन के गवर्नमेंट की ऐप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो शहरीज़ के पास सेल फ़ोन पे अवेलेबल होती हैं। और जैसे ही जब इस किस्म का अलर्ट आता है, क्योंकि सर हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन लाइफ की कोई इतनी कदर नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंटली मैं चूँकि यूरोप से आया हूँ तो आई फील लाइक मोर, तो उसमें ऐसे है कि वो अलर्ट जारी हो जाते हैं। हमारे पास तो कोई मौसम की ऐप नहीं है ना अपनी पाकिस्तान हमारे पास पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ ऐप नहीं है, लेकिन हम रिसेंटली जो है ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के साथ ज़री यूनिवर्सिटी जो है ना साउथ पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट्स पे अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए काम कर रही है। उसमें 7 डेज़ वेदर फोरकास्ट अलर्ट जारी किया जाता है और उसके साथ साथ एग्रो एडवाइजरी भी दी जाती है। जिस तरह के मेजर क्रॉप्स हैं इस टाइम, कपास है, गन्ना है, आम है, तो इन 3 की, और इस तरह रबी सीजन में डिफरेंट की। अच्छा। तो वो उसकी फर्दर हम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और होपफुली उसकी ऐप जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो लेकिन ओवरऑल अभी जो है वो वेब पेज पे अवेलेबल है, PMD की वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और डिफरेंट उसका एक पूरा, जिस तरह खालिद साहब बता रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, तो लोग उसमें उनमें शेयर कर दी जाती है, उनके कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पूछ लेते हैं। तो उसमें सर बिल्कुल आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और क्लाइमेट अडेप्टेशन और ख़ासकर रिजिलियंस की बात हो रही थी, और रिस्क रिडक्शन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस किस्म के सिस्टम मौजूद होने चाहिए ताकि वो अलर्ट जारी हो सके कि कहीं अगर अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आने का अगर ख़तरात हैं या हीट वेव्स आने के ख़तरात हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ख़ासकर देखें जी, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो एक आम आदमी है, या किसान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो किसान मुतासिर हो रहा है तो तब भी आम आदमी मुतासिर होगा ना जी। अगर वो प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी या कीमतें रेस करेंगी तो उससे भी आम आदमी मुतासिर होगा। तो इससे मुराद ये कि पूरा मुल्क मुतासिर होगा। और खालिद साहब का जो महकमा है वो बड़ा अहम होने जा रहा है। शायद माजी में हम इतनी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में हमें ये जो मौसम की तब्दीली है इस पर ख़ास तौर पे फोकस रखना होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फसलों पर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि मेट डिपार्टमेंट से हमने आगाही ले ली या अपने फ़ोन से पता लग गया कि जी ह्यूमिडिटी ये है, फोरकास्ट भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हैं कि जी अब इन इलाकों में सैलाब आ रहा है जी, पीछे ये रेला है? ये सिर्फ टेलीविजन पे इन्हसार करते हैं या कोई डिपार्टमेंट है जो कोऑर्डिनेट भी करता है? इसमें ना एक तो सूबाई सतह पे PDM में वो फुली तौर पे एक फंक्शनल हमारा अथॉरिटी है, इसके साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के आगे ये डिपार्टमेंट तो हो गए, कोऑर्डिनेशन भी है जी, बिल्कुल होती है ये। अच्छा। मैंने आपको जो जैसे अभी आपको बताया कि इस वक्त जो 2.5 लाख से 3 लाख का रेला दरिया चनाब में आ रहा है, तो अभी उसकी एंट्री मतलब गुजरांवाला डिवीज़न से नहीं हुई पाकिस्तान में, बट तमाम डिपार्टमेंट्स वो इस वक्त इवन के रहीम यार खान तक वो इन कांटेक्ट हैं। और इस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल वीडियो लिंक मीटिंग्स हमारी होती हैं, इवन के चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब वो मीटिंग्स लेते हैं, और उसमें जहाँ पे DC साहबान होते हैं उनके साथ जो अलाई डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, वो मौजूद होते हैं, और उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है डिस्ट्रिक्ट तक। और ये सेंसिटाइज भी कर रहे हैं 2 चीज़ों के ज़रिए, एक
जिम्मेदारी का एहसास, दूसरा इस इंफॉर्मेशन को अपने फार्मर तक पहुँचानी है। ठीक है। तो लामाला जब तो इसमें क्या है, बहुत अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि अब हम इन लाइन हो गए और हमें ज़िम्मेदारी का भी एहसास है और उसके बाद फार्मर का भी है। मैं आपको सिंपल में डाटा दे दूं कि वो एरिया जो रिवराइन के एरिया आ रहे हैं, जो बीट के इलाके हैं, उसके अंदर तमाम जगहों पे ऐलानात भी हो गए हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बताना, सिमुलेशन एक्सरसाइज, सिमुलेशन मॉडल है, ठीक है। प्रेडिक्शन है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ऐप है जिसके अंदर ये बता देते हैं कि अगर इतना रेलाल है 3 लाख का, किस जगह पे किस एरिया को कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, ताकि उन लोगों को इन एडवांस जो अर्ली पता हो, जो बैठे हैं तो वो भी तैयारी कर लें, बल्कि उनको निकाल भी रहे हैं ताकि वो जो असल में बीट में रहने वाले लोग हैं ना, जो आदी हैं, वो कहते हैं ये हमने कई ऐसे फ्लड देखे हैं, हम यहीं बैठे हुए फेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इसके वो करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जगह जरा ऊंची बनाई होती है। प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है। खालिद साहब, ये कोई चलो जुलाई में तो जो हमारे साथ आपने करना था कर दिया, अगस्त और सितंबर की सूरत हाल भी ज़रा थोड़ी सी ऐसे मुख्तसर बता दें कि इम्कानात क्या हैं, बारिशें ज़्यादा होंगी या कम होंगी, क्या सूरत हाल लग रही है, अंदाज़ा है? पहली बात तो यह है कि ये हमने तो नहीं किया, ये निज़ाम कुदरत है। हम तो जस्ट एक पेश गोई कर देंगे कि इतना ऐसा हो सकता है, इतनी बारिशें आ सकती हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल सिस्टम है। अब शुरू में ही मैंने अर्ज़ की थी कि सीजनल जो फोरकास्ट हमारी इशू होती है उसमें मेंशन कर दिया गया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून पीरियड, यानी जब कम जुलाई से 15 अगस्त तक का जो पीरियड है, इसमें बारिशों के इम्कानात रहेंगे। ये बारिशों वाला पीरियड ही रहेगा और उसके बाद ये बारिशें बतरीज कम होगी, भी हॉट एंड ह्यूमिड रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, उसके बाद फिर परेशानी की ज़्यादा बात नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है कि कपास की फसल जो है वो महफूज रहेगी, उम्मीद तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ आधा मिनट है, कोई आप पूरी दुनिया आप जांचते हैं, कंप्यूटर पर भी देखते हैं, विजिट भी करके आते हैं, तो कोई गाइडलाइन है हमारे काश्तकारों के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से? जी, उसमें सबसे अहम यह है कि किसानों को जो है ना सर, मौसम के हालात के मुताबिक अप टू डेट रहना चाहिए और उनको अवेयरनेस आगाही होनी चाहिए, ताकि वो उसके हिसाब से जो भी उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या दूसरी खेत बाड़ी तैयार हो जाएं। मतलब अगर पता हो कि फ्लड आ रहा है तो तैयार हो जाएंगे, बारिश होने वाली है तो तैयार हो जाएंगे। जी जी, आगाही जो है वो बुनियादी आगाही बहुत अहम है। आप तीनों हज़रात का बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमने मौसमियाती तब्दीलियों में बात की और उसमें काफ़ी सारी गाइडलाइन थी कि आपने मौसम की आगाही कैसे हासिल करनी है। आपको पता लग गया है कि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश है, सैलाब है, पानी ज़्यादा आएगा, तो किस तरह उसके लिए उसके बचने की तैयारी करनी है। आप तैयार रहें, वैसे तो आप खुद समझते हैं सारी सूरत हाल को, सैलाब से भी हमेशा निपटते रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।